नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूं और रवि भवन में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की ओर से एक बैठक आयोजित की गई थी। 2024 में अभी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, वैसे भी स्थानिक स्वराज्य संस्था के भी चुनाव है। इस सब जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आज ये बैठक का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की ओर से। हमारे साथ में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल भारती जी उपस्थित है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर छब्बीलाल रात्रि जी उपस्थित है, राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रमेश पीसी जी उपस्थित है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार नागबोध उपस्थित है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक का आयोजन यहाँ पे जो रवि भवन में किया गया था वो काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस महत्वपूर्ण बैठक में काफी निर्णय भी लिया गया है। मैं सबसे पहले गोपाल भारती जी से मैं मिलूंगा। गोपाल भारती जी, आपका नागपुर भूमि में और एक दीक्षा भूमि के इस परिसर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बताइए, आज रवि भवन में जो आप बैठक का आयोजन किया गया, क्या कारण था? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं और आपके समस्त दर्शकों को। और सबसे पहले हम जिस विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अभियान के लिए निकले हैं, सारे भारत में हमारा भ्रमण हो रहा है, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की इस पावन जयंती के उपलक्ष्य में सारे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ रहा हमारे दौरे का जो संदेश है, वो हम लोग जो है पूरे भारत के अंदर भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हम पूरे एक अभियान के तहत निकले हैं, जन आंदोलन बनाने के लिए निकले हैं। और इसलिए हम लोग जो है, हमारी पूरी जो टीम है, ये जगह जगह में बाबा साहब अम्बेडकर की इस मिशन के लिए जो है हम लोग एक नए संदेश को लेकर हम निकले हैं। और इसलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग हुई है, ये भी उसी संदर्भ में हुई है कि 2024 का जो मिशन है हमारा, उसके पहले 2024 में भी कई स्टेट में मतलब जो चुनाव है, तो उसके तहत हम लोग निकले हैं कि इस देश के अंदर जो है, जो भारत के संविधान की बात करेगा वो भारत के अंदर राज करेगा। तो इसलिए हम लोग जो है एक आइडियोलॉजी को लेकर निकले हैं। हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का जो गठन है वो इसलिए किया था कि भारत के संविधान को बने हुए 1950 के समय बना बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, लेकिन उसके इतने लंबे अंतराल के बाद भी 75 साल के बाद भी जो है भारत के संविधान की अमलबाजी नहीं हो रही है। और यही कारण है आज भारत की एकता, अखंडता और मानवता के ऊपर खतरे खड़े हो चुके हैं। आप किस बात के कारण कह रहे हो कि भारत का संविधान खतरे में है? भारत का संविधान तो शुरू से खतरे में रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत का संविधान बनने के बाद में लोगों को ये राष्ट्र कौन सा है, ये किस प्रकार से उनको पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन का इलेक्शन जो SC/ST का दिया गया उसको भी अमलबाजी नहीं हो रही है। और उसके अलावा जो अभी एक ऐसा खतरा खड़ा हो गया 2014 के बाद में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से तो पूरी तरह से अब संविधान के खिलाफ बात करने वाले इस देश की पार्लियामेंट में जा रहे हैं, मंत्री लोग बोल रहे हैं। और उसके बाद में हिंदू राष्ट्र की बात, कोई इस्लामी राष्ट्र की बात, कोई खालिस्तान की बात कर रहा है। और जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, उसके बावजूद 52% से ज्यादा जो OBC के लोग हैं उनको गिनती करने के लिए उनको मतलब जो शर्म आ रही है, तो फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं? तो इसका टोटल मतलब है, हिंदू कोई राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू एक कास्टवाद है। और कुछ जाति विशेष के जो लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, वो उनके हाथ में सारी संपत्ति को सौंपना चाहते हैं। और पिछड़े वर्गों को फिर से वो जो है कि तुम जो पहले जो उनके जो तिलक जी बोलते थे कि ये जो ये है कुनबी और ये जो मतलब नागर जोतने जाएंगे क्या पार्लियामेंट में, तो ये फिर से उस युग को लाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो है उनके कानूनी अधिकार जो है, जो नागरिकता के अधिकार तक छीन लेने के लिए उन्होंने पहले से NRC बना दिया है। उस बात को हमारे OBC के भाई लोगों को और पूरे देशवासियों को समझाने की जरूरत है। राष्ट्रीय संयुक्त जो मोर्चा भारत है, OBC समाज आज भी बाबा साहब जी को जिस प्रकार से संविधान को समझना चाहिए उस संविधान को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए आपका जो मोर्चा है क्या करेगा? देखिए, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को जो है, अभी देखिए कितना लेट हुआ है समझने में OBC के लोगों को रिजर्वेशन की बात करने में। काशीराम जी के साथ में हम लोगों ने जो है 52 मंडल कमीशन लागू करने के लिए आंदोलन किए थे। उस समय नहीं समझ रहे थे,
हमारे ओबीसी के लोगों को ढाल बना के जो है यही नरेंद्र मोदी जो अपनी जात को ऊंचा जात बता के उस समय थे और ये आरक्षण का विरोध करने वालों में शामिल थे। 2004 में इन्होंने अपनी जात को पिछड़ा वर्ग में घोषित किया है। तब हम जो है पूरा मंडल कमीशन को लागू करने जाते थे और इसलिए आज देखिए, आज उनको पता चल रहा है कि ओबीसी के भाइयों को कि हमारे भी कलेक्टर नहीं है, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, तो इसलिए उनको क्या छोटा छोटा काम दे देते हैं तो उनको लगता है मैं तो ठीक हूं बाबा, मेरे को मतलब जमींदार ने काम दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं, ओबीसी को अगर आप हिंदू बोलते हैं तो आप उनकी जनसंख्या के अनुसार पूरा पूरा उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। और वो हिंदू है इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, वो ओबीसी के लोग हैं इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो हिंदू होने के नाते नहीं दिया गया, उनको जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अलग से एक जो है फॉर्मेट बनाया गया उसके आधार पर दिया गया। नहीं, ओबीसी को इकट्ठा लाने के लिए आपका जो मोर्चा है क्या प्रयत्न करेगा? ओबीसी को संगठित करने का यही है कि वो भारत के मूल मालिक हैं, भारत के यहाँ के मूल निवासी लोग हैं और उनकी एक ही जात है, मनुष्य मनुष्य। हमारे संत महापुरुषों ने, आप तुकाराम जी से देख लीजिए, चाहे गौतम बुद्ध से लेकर, गौतम बुद्ध कौन थे? ओबीसी के हमारे राजा थे। वो सम्राट अशोक कौन थे? इन्हीं को तो क्षत्रियों को 21 बार वध करने की जो बात आई है, वो कौन थे क्षत्रिय? असली क्षत्रिय यही ओबीसी के लोग हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हुआ सुद्रास में लिख दिया है कि ये पहले के क्षत्रिय लोग थे। क्षत्रिय का मतलब कोई जाति से क्षत्रिय नहीं थे, वो नांगर भी जोतते थे और राजा भी होते थे। राजा सुधोधन नांगर भी जोतते थे और वो जो है राजपाट भी करते थे। तो इसलिए हम श्रमिक दिवस, श्रमण दिवस मनाते। श्रमण और जो है शोषणकारी जो है सब, ये जो है संस्कृति की दो लड़ाई की बात है। इसलिए हम अपनी संस्कृति को, हम अपने बाप को बाप नहीं मान पा रहे हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग हैं। कि आज ओबीसी के भी आज कितने 3,443 जातियां बना के बैठे हैं, 743 जातियां। और उसके अंदर भी आप एक अगर कुनबी बोल देते हैं तो उनकी भी 12.5 जात है। आप अगर वहां से मान लो नाई बोल देते तो उनमें से भी 12.5 जात है। और इतना ही नहीं बल्कि फिर लिंग भेद आता है कि आदमी और औरत के बीच में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो है हिंसा, नफरत, दुराचार, इन्हीं का नाम भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं। 2024 में विधानसभा लोकसभा के चुनाव है। विधानसभा बोलने से महाराष्ट्र के विधानसभा का और लोकसभा का, देश के लोकसभा का चुनाव है। तो इसमें क्या रणनीति रहेंगी और क्या एजेंडा लेके आप देशवासियों के सामने जाओगे? हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तहत जो है इस देश के अंदर जो 10 लाख से ज्यादा संगठन हमारे सामाजिक संगठन है। मूलतः जो राजनीतिक पार्टियां, उनका कोई उतनी हैसियत नहीं। जो असली जो जड़ है, काशीराम साहब ने ये कहा था कि हमारी जो सामाजिक जड़ें जो है, जिसकी मजबूत नहीं है उसकी राजनीतिक नहीं चल सकती। इसलिए हम लोग जो है इस देश के 10 लाख संगठनों में 1 लाख सामाजिक संगठनों को जोड़ रहे हैं। दूसरी बात जो है, इस देश के अंदर 2,500-3,000 तक की राजनीतिक पार्टियां हैं। तो ये छोटी छोटी पार्टियां बनाकर जो है हमारे ओबीसी के लोगों ने, बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने इस तरह से बना के रखे, लेकिन वो सांसद विधायक नहीं बना पा रहे हैं। अब हम उनको जोड़ रहे हैं, कम से कम 100 राजनीतिक पार्टियों को जोड़ने का है। और उसके आधार पे फिर हम लोग जो है ये 10,000 जो संगठन, 10,000 से लेके 1 लाख तक के, वो हम सामाजिक संगठनों को, चाहे वो गांव का पार्षद भी बनाना चाहेगा तो उसका भी अगर कोई संगठन होगा तो उस ढंग से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो हम केवल पार्टियों को भी नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा 3 फार्मूला है। पहला है हम पब्लिक को जोड़ रहे हैं, दूसरा है पर्सनालिटी, और तीसरा है हम जो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। किसी के ऊपर लीडरशिप नहीं थोप रहे हैं, हम कह रहे हैं पार्टनरशिप की बात करो। ये खास से दो, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें जो है पावर देंगे, हम तुम्हें जो है शासक बनाएंगे। ये हमारा नारा। सुभाष चंद्र ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। हमारा नारा है तुम हमें शक्ति दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि तुम हमें शक्ति दो, हम तुम्हें मुक्ति देंगे। ये नारा लेकर 2024 का चुनाव राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत लड़ने वाला है और मैदान में उतरने वाला है। हमारे साथ में डॉक्टर छब्बीलाल रात्रि जी है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के, और एक मैं बताना चाहूंगा कि माजी मंत्री भी है वो। सर, क्या बताना चाहोगे कि क्या लगता है आपको कि देश में ये जो चल रहा है अभी, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, आप क्या बताओगे? पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दे रहा है। एक तो मेरा नाम है डॉक्टर छब्बीलाल रात्रे। मैं छत्तीसगढ़ से सारंगढ़ विधानसभा से विधायक चुन करके आया हूँ। वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संघर्ष है उसको मैंने समझा, और बाबा साहब ने कहा था कि मैंने अथक प्रयास करके इस समाज को इसी स्तर में लाके खड़ा किया है। अगर कोई चाहता है तो मेरे स्वप्न को साकार करे, मेरे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाए, मेरे अधूरा कार्य को पूरा करे। नहीं चाहता है तो कम से कम उसी स्तर में रहने दे, लेकिन पीछे की ओर मत खींचे।
इस बात को मान्यवर कांशीराम साहब ने समझा भी, उसने संकल्प लेकर के उन्होंने पूरे देशव्यापी अभियान चलाया। उस अभियान के तहत मैंने भी सोचा समझा और मैं भी इस राजनीति में आकर के संघर्ष किया और मैं एमएलए बना और यहाँ तक कि राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ। आज मैंने बाबा साहब के कारमा को मंजिल तक पहुँचाने के लिए मैं देशव्यापी अभियान में अभी भी हमारे भारती जी के साथ में मैं चला हूँ। अभी मूल निवासी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। अभी हर प्रदेश में जाकर के हम लोगों ने जन जन तक जाकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस देश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ हैं, ये सबको हम एक करके आने वाले भी चुनाव में चुनाव लड़ाना चाहते हैं और देश में सरकार बनाना चाहते हैं संयुक्त मोर्चा की ओर से। डॉक्टर छब्बीलाल रात्रि जी जो है वो पूर्व मंत्री है और उनका एक ही कहना है कि बाबा साहब के जो विचार है वह पूरे देश में लोगों को बता रहे हैं और बाबा साहब के विचारधारा पे ये देश चलना चाहिए, ऐसी ही एक उनका कहना है। हमारे साथ में एडवोकेट रमेश पीसी जी है जो राष्ट्रीय महासचिव है। क्या बताओगे सर, अभी क्या लगता है आपको कि ओबीसी समाज की स्थिति क्या है, आज के वर्तमान में क्या स्थिति है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के ही नहीं तो पूरी दुनिया में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को मानने वाले जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो बंदे हैं, उनको वैसे ही विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के गुरु राष्ट्रपिता महात्मा फुले, इनकी हमने 11 मई को जयंती मनाई। 14 तारीख को कल हमने बाबा साहब की जयंती मनाई। पूरे देशवासियों को और विश्व के लोगों को पहले इस मंगल दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते वैसे ही जो एक पॉलिटिकल पार्टी है महादेवराव जानकर साहब की राष्ट्रीय समाज पक्ष, उसका मैं विदर्भ का अध्यक्ष हूँ। ये दोनों जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भारत का जो बहुजन समाज है, जिसमें करीबन 1932 के 31 के हिसाब से ओबीसी 52% है। वास्तव में अगर देखा जाए कि अगर आज जनगणना होती है तो कम से कम ओबीसी ये 60-65% है। अगर इस देश का मालिक ही ओबीसी है तो ओबीसीयों के या बहुजनों के हाथ में इस देश की सत्ता क्यों नहीं है? अगर हम संसद की बात करें तो आज भी 544 में से कम 305 से 310 ये बहुजन लोगों के सांसद है। प्रधानमंत्री बहुजन है, राष्ट्रपति बहुजन है, यहाँ तक कि यहाँ के जो केंद्रीय ओबीसी आयोग है उसके अध्यक्ष है वो भी ओबीसी है या बहुजन है। फिर भी हमारे समस्याएं हल नहीं होती। ना ओबीसी के प्रश्न छूट रहे हैं, उनकी जाति है, जनगणना नहीं हो रही है। एससी एसटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, प्रिविलेजेस है, ये उनको दिए नहीं जा रहे और जो बाबा साहब ने दिए थे वो खत्म करने की कोशिश हो रही है। मैं हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मेरा जन्म उस धर्म में हुआ है इसलिए मैं हिंदू हूँ। अदरवाइज मेरी सही मानों में अगर धार्मिक परिभाषा कोई है तो मानवता ये मेरा धर्म है। मुझे शर्म लगती है कि अगर सिर्फ नाम के हम हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, लेकिन हिंदू का कौन सा मसला वर्तमान सरकार ने या इसके पहले वाली सरकार ने हल किया? आपके चैनल के माध्यम से पहले की सरकार और आज के सरकार को मैं ये सवाल करता हूं कि जब काका कालेलकर आयोग बना जिसमें ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए ये बात थी, उसके बाद में मंडल आयोग बना उसमें भी वही बात थी, और उससे सुंदर जो आयोग बाद में 2005 में नचिपन आयोग बना उसमें भी अंडरलाइन सेंटेंस यही है कि ओबीसी समेत सभी प्रवर्ग की जनगणना हो। और जो मान्यवर कांशीराम कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके हिसाब से बाबा साहब के कहने के मुताबिक हर तबके को उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वर्तमान सरकार और इसके पहले की वाली सरकार ने भी भारतीय संविधान का दर्जा जो बरकरार रखना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हमारा ये एल्गार है कि जो फुले शाहू आम्बेडकर शिवराय के विचारों को और भारतीय संविधान को मानने वाले सामाजिक संगठन है या पॉलिटिकल पार्टीज है, ये एक मंच पे आए और एक थर्ड फ्रंट का जो यशस्वी प्रयोग बीच में हुआ था जिसमें सभी कल्याणकारी योजनाएं
एक्टिवली एग्जीक्यूट की गई थी, जिसके तहत मान्यवर विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब के माध्यम से मंडल आयोग लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया और जो रथ यात्रा है वो रोकी गई, बाबा साहब की छवि संसद भवन में लगाई गई। ऐसे अच्छे जो निर्णय हुए वो सरकार भले ही अल्प दिन की थी, कितने साल सरकार चलती इससे कोई मतलब नहीं, वो कितने अच्छे कारनामे करते उस पर निर्भर करता है। हमें सही मानों में संविधान को मानने वाले जो लोग हैं उनकी सरकार लाना है, और उसके लिए हमारे ऋषिकर भारती जी, हमारे छबीलाल रात्रे जी, हमारे अनिल नागबोध जी, संजय रामटेके जी और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि 2024 में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो हमारे साथ में जुड़ेंगे उनके माध्यम से एक चमत्कार यहाँ पे होने जा रहा है। 1 मई को श्रवण दिवस है और हमारा एक बड़ा प्रोग्राम कहाँ पे कोरबा में है, और 2 तारीख से ही हम पूरे विदर्भ की यात्रा निकल रहे हैं इसी विचार को लेके राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से। और सभी मीडिया को मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि आप जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने लाए, क्योंकि आज के हालत में जो लोकशाही के तीनों स्तंभ है वो तो ध्वस्त हो चुके हैं। एक आपसे आशा है, वो आपसे आशा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। निश्चित ही प्राध्यापक पीसे सर ने एक कहा है कि संविधान को मानने वाली सरकार हमें देश में लाना है, और 2024 में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो है अपने जो उम्मीदवार है पूरे देश में उतारने वाले हैं, और जो समविचारधारी जो पक्ष है उनको भी वो साथ में ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा जो महाराष्ट्र की है उसका चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ में आप शॉर्ट में बताइए, अनिल कुमार नागबौद्ध जी है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या बताओगे सर? शॉर्ट में बताइए आप कि अभी 2024 में चुनाव है लोकसभा का, क्या नीति है आपकी? आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और भारतीय संविधान अमल के 72 साल हो चुके हैं, परंतु आज तक के भारतीय संविधान का स्वल्प विराम भी अमल नहीं होने के कारण इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, विजेएनटी माइनॉरिटीज यानी बहुजन समाज के लोग अपने संवैधानिक हक और अधिकार से वंचित है। उसके कारण हमें बहुजनों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय एवं शैक्षणिक जितने भी संगठनाएं हैं उनको राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के एक बैनर के तले इकट्ठा करके भारतीय संविधान के मुताबिक भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानवाधिकार के रक्षार्थ हमें अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य करने वाली सरकार को परास्त करके संवैधानिक और संविधान के माध्यम से कार्य करने वाली और भारतीय संविधान के तहत मिली हमें भारतीयों की आज़ादी और प्रजासत्ताक लोकतंत्र बचाने के लिए हमें राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तहत काम करना है। नागबोध जी का भी कहना यही है कि संविधान के मार्ग पे चलने वाली 2024 में हमें सरकार लाना है, और अगर 2024 में संविधान को मानने वाली सरकार अगर देश में नहीं आती है तो देश का जो संविधान है वो खतरे में आएगा। ऐसे ही ये सभी मान्यवरों का कहना है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।